आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम विभीषिका विकृति या पैनिक डिसऑर्डर को जानेंगे। इससे पहले हमने फोबिया के बारे में जाना था। फोबिया या जिसे हम दुर्भीति भी कहते हैं, पैनिक डिसऑर्डर और फोबिया ये सभी एंजाइटी डिसऑर्डर के पार्ट्स हैं। हमने देखा था कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर या दुश्चिंता विकृति है उसके टोटल 5 टाइप बताए गए थे, जिसमें से फोबिया को हम अध्ययन कर चुके हैं, पैनिक डिसऑर्डर का हम आज अध्ययन करेंगे और बचे हुए जो टाइप्स हैं उनको हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको हम देखें। इससे पहले आप पैनिक डिसऑर्डर के बारे में एक जनरल चीज जानें कि पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है। तो इसको इस तरीके से हम समझते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, बहुत ज़्यादा अप्रिय घटना जब घट जाती है, तो हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है और उसके बेटे की डेथ हो जाती है, और जब ये सूचना उस व्यक्ति को मिलती है कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, तो उसके साथ क्या होता है। अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, आपने अपने आसपास में अगर किसी की डेथ हुई हो, किसी के जानने वाले की, बहुत ज़्यादा क्लोज किसी पर्सन की डेथ हुई हो, तो अगर आप उसके बिहेवियर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जब भी इतनी ज़्यादा अप्रिय घटना कि जैसे डेथ हो गया, किसी की जॉब चली जाना, मतलब जॉब कोई एक ही पर्सन घर में जॉब कर रहा है और उसी की जॉब चली गई, या किसी का एक्सीडेंट हो जाना, या कोई बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में है और उनका ब्रेकअप हो जाए, तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जब ये घटनाएं घटती हैं तो उस समय व्यक्ति में कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ दैहिक परिवर्तन और कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 13 चीज़ें बताई जा रही हैं। जैसे जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो उसकी हृदय गति या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हाथ पैर से पसीने आना, हाथ पैर में कंपन होना, मांसपेशियों में कंपन होने लगता है, उसका हाथ पैर कांपने लगता है। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें। कई बार तो लगता है कि हाँ सांस रुक जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अचानक चेस्ट में पेन होना, दम घुटना, बहुत से लोगों को तो पेट में दर्द होने लगता है, कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। अगर आपने बेहोशी वाली चीज़ रियल में अगर नहीं देखी होगी तो आपने मूवीज़ में या सीरियल्स में देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना किसी को दी जाती है तो अचानक वो बेहोश हो गया या वो बेहोश हो गई, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। कई बार आदमी उसको स्वीकार ही नहीं करता है, मतलब एक्सेप्ट करने को तैयार भी नहीं होता है कि ऐसी घटना कुछ घटी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब उनको अप्रिय घटना ऐसी मिलती है तो उनका आपा खो जाता है, मतलब पागल वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे ही 2-3 चीज़ें और भी हैं, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे देखें तो इसमें सुन्न पड़ जाना होते हैं ना, किसी की बॉडी एकदम सुन्न पड़ जाती है। जैसे कोई लेडीज़ है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए और उसके हस्बैंड उसको बताया जाए आके
कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो पता चला कुछ लोग एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, ना रो रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, बस एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। किसी किसी को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाएगी या बहुत ज़्यादा गर्मी, अंदर से इतनी ज़्यादा गर्मी कि उनको लगेगा कि पूरी पूरी बॉडी जल रही है, अंदर से आग लग गया है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कब? जब उनके साथ कोई बहुत ही ज़्यादा अप्रिय घटना घट जाती है, या जब उन्हें किसी बहुत ही अधिक अप्रिय घटना की सूचना मिलती है, तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये चीज़ें स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज है और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है, या अगर हमारे साथ ही कोई दुर्घटना घटती है, जैसे हमारी जॉब चली जाती है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तब ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स मतलब ये शारीरिक और मानसिक घटनाएं जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये उसके साथ घटती हैं और ये स्वाभाविक है घटना, क्योंकि उसे दुख हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें पैनिक डिसऑर्डर की, मतलब पैनिक अटैक की बात करें अगर हम यहाँ पर, जो पैनिक डिसऑर्डर, तो पैनिक डिसऑर्डर में ये बताया जा रहा है कि जैसे ये घटना जब घट चुकी है, मान लीजिए किसी की डेथ हो चुकी है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, और हस्बैंड को डेथ जब उसकी हुई, उसके 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने बीतने के बाद अचानक से उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलने लगे। मतलब यहाँ पे जितने भी सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं, उनमें से कम 4 सिम्टम्स देखने को मिले कि उसकी हार्ट रेट बढ़ गई अचानक से, उसकी सांस एकदम लग रहा है रुक जाएगी, दम घुटने लगा या बेहोशी आने लगी। तो अगर ऐसी चीजें घटना घटने के महीनों बाद होने लगे दोबारा, जैसे जब घटना घटी है, जब रियल में डेथ हुई है, तब ये चीजें हो रही हैं, तो वो स्वाभाविक है। लेकिन इस घटना घटने के 2 महीने 3 महीने बाद जब ये चीजें हो रही हैं, और इसमें जो 13 चीजें बताई जा रही हैं, 13 जो संवेदनाएं बताई जा रही हैं, या कह सकते हैं कि 13 उसकी प्रतिक्रियाएं जो हैं, इसमें से अगर कम से कम 4 प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, इसके साथ साथ अगर उसे ये जो चीजें हो रही हैं हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार हो ही रही हैं, जैसे घटना घटी, 2 महीने बीत चुके हैं, 1.5 महीने बीत चुके हैं या 6 महीने बीत चुके हैं, अचानक से उसको ये सारी चीजें होने लगे, और ऐसा नहीं कि बस एक बार होके फिर ठीक हो जाए तब हम उसको पैनिक अटैक में रख लेंगे या पैनिक डिसऑर्डर में रख लेंगे, नहीं। अगर ये चीजें हुई और हर हफ्ते में 1-2 बार हो ही जा रही हैं, हर हफ्ते में 1-2 बार उसके साथ ये घटना घट ही रही है कि उसके हाथ पैर कांपने रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है, सीने में, फिर दम घुट रहा है, तब हम उसको कहाँ पर रखते हैं? तब हम उसको रखेंगे पैनिक डिसऑर्डर के अंतर्गत। यानी यहाँ पर 2 कंडीशन है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं, उसमें से कम 4 चीजें, मतलब 4 लक्षण दिखाई देने चाहिए, और इसके साथ साथ हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो फिर हम DSM-4 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? हम DSM-4 के अकॉर्डिंग उसे कहाँ पे रखेंगे? पैनिक डिसऑर्डर के अंदर में रखेंगे। तब हम ये मानेंगे कि उस व्यक्ति में पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं और वो व्यक्ति पैनिक डिसऑर्डर से ग्रसित है। समझ में आ गया इतनी चीजें? अब यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं उसको देख लीजिए एक बार। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विभीषिका विकृति चिंता विकृति का एक प्रमुख प्रकार है। विभीषिका विकृति में रोगी अचानक विभीषिका या आतंक का, मतलब रोगी को अचानक विभीषिका या आतंक का दौरा पड़ता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। कब? जब घटना घटने के कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद, और ये दौरा हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार अवश्य पड़ता है, तब उसे हम DSM-4 के अकॉर्डिंग
विभीषिका विकृति या पैनिक डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी चीज, इसके साथ साथ एक कंडीशन और, कि यहाँ पर जो 13 दैहिक संवेदनाएं या दैहिक लक्षण कह सकते हैं बताए गए हैं, उसमें से कम 4 लक्षण अवश्य उस व्यक्ति के अंदर दिखने चाहिए। जैसे उस व्यक्ति का मान लीजिए दम घुटने लगे, पेट में दर्द हो रहा हो, बेहोशी या चक्कर आ रहा हो उस घटना को याद करके, तब हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति पैनिक डिसऑर्डर से ग्रसित है। समझ में आ गया? यहां पर पैनिक डिसऑर्डर क्लियर हो गया कि पैनिक डिसऑर्डर क्या है। अगर एक लाइन में देखें तो पैनिक डिसऑर्डर या विभीषिका विकृति वह विकृति है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को हफ्ते में 1 या 2 बार आतंकी दौरा पड़ता है, और उसके अंदर जो यहाँ पर 13 प्रमुख लक्षण बताए गए हैं, 13 प्रमुख संवेदनाएं या रिस्पॉन्स बताए गए हैं, उसमें से कम 4 लक्षण अवश्य दिखाई देते हों, तो हम उसे पैनिक डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। अब आगे देखें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। आगे ये बताया गया है कि विभीषिका दौरा न केवल दैहिक और सांवेगिक लक्षण बल्कि इसके कुछ संज्ञानात्मक लक्षण भी होते हैं। जैसे संज्ञानात्मक लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर देखें जो 9 नंबर पॉइंट है, अवास्तविकता या अपने आप से अलग होने का अनुभव। मतलब ये चीजें होती हैं, और इसके साथ साथ कई बार जो पर्सन होता है वो जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने आप से ही सोचने लगेगा कि हाँ नहीं, जैसे किसी व्यक्ति के अचानक सीने में दर्द हो रहा है, अब वो हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, मान लीजिए गैस की प्रॉब्लम से दर्द हो रहा है, तो उसको क्या समझने लगे, अपने आप से सोचने लगे कि नहीं नहीं ये तो मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। मतलब अपनी ही प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, और इतना ज़्यादा बढ़ा ले रहा है कि उसको पैनिक अटैक पड़ जा रहा है। इसी तरीके से रोगी में यह अनुभव होना कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, या उसका कंट्रोल अपने ऊपर से छूटा जा रहा है, अपने ऊपर कंट्रोल की कमी महसूस होना, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी संज्ञानात्मक लक्षण हैं जो आगे चलकर पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है। इसके बाद ये पॉइंट तो आप देख ही चुके हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि पैनिक अटैक सप्ताह में एक या 2 बार अवश्य होता है, और जब ये होता है तो ये कुछ सेकंड्स के लिए ही नहीं, मतलब कुछ मिनट के लिए होता है, कुछ मिनट, और कभी कभी तो क्या बताया जा रहा है कि कुछ घंटों के लिए भी बना रहता है। जैसे ये जो चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, तो ये चीजें कुछ देर के लिए नहीं होती हैं, काफी देर के लिए, कई बार कुछ मिनट के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट, या कई बार कई घंटों तक उनके पेट में दर्द होना, उनके हाथ पैर कांपते रहना, या बेहोश पड़े रहना, तो ये सारी चीजें कई घंटों तक भी होते देखी जाती हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स और मेल्स के बारे में, तो जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में ये चीज मेल्स की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, यानी महिलाएं इससे ज्यादा ग्रस्त होती हैं। और इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि महिलाएं थोड़ा सा जल्दी इमोशनली अटैच हो जाती हैं किसी से, और जब इमोशनली अटैच होने के बाद जब वहां से वो रिश्ता खत्म होता है या उनका जो बिलव्ड पर्सन है वो दूर चला जाता है, तो उनको इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा दुख होता है। और इसके स्टार्टिंग की बात करें तो पोलार्ड, कार्न, इन सभी ने बताया कि जो इसकी शुरुआत होती है, मतलब पैनिक अटैक कब से पड़ने लगते हैं, कब पैनिक अटैक व्यक्ति के अंदर देखा जाता है, तो इसकी शुरुआत अर्ली एडल्टहुड, यानी आप मान के चलिए 10-12 साल में इसकी शुरुआत हो जाती है। और आप इसका संबंध तो समझ ही गए हैं कि इसका संबंध होता है तनावपूर्ण जीवन की अनुभूतियों से, मतलब ऐसी अनुभूतियां जो हमें तनाव दे रही हैं, तनाव हमारे अंदर उत्पन्न कर रही हैं, तो उसी की वजह से बाद में फिर हमें हमारे अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ये सिम्टम्स
लक्षण देखने को मिलते हैं और जो बाद में आगे चलकर पैनिक अटैक का रूप ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक केस स्टडी भी दी गई है। केस स्टडी क्या होता है आप सभी जानते हैं, हम मेथड्स वाले वीडियो में देख चुके हैं कि केस स्टडी हम किसे कहते हैं, मतलब केस स्टडी विधि क्या है। तो यहाँ पर स्पिटिजर और उनके जो साथी थे उन्होंने एक केस स्टडी के बारे में बताया। इसमें देखें तो मिसेस वॉटसन एक महिला है जिनका नाम है मिसेस वॉटसन। अब मिसेस वॉटसन की जो एज है वो है 45 के आसपास में और इनके 2 बच्चे हैं। अब मिसेस वॉटसन के एक चाचा थे, एक अंकल थे जिनसे उनका बचपन से ही काफी ज्यादा लगाव था। और क्या होता है कि जो उनकी पढ़ाई लिखाई रहती है, जो उनका पालन पोषण रहता है, उनमें भी उनके चाचा की काफी अधिक भूमिका रहती है। मतलब फादर से ज्यादा वो चाचा से अपने अंकल से अटैच रहती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही उनके चाचा की डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई थी तब अगर आप देखें तो जब उनकी डेथ हुई तब ये जो यहाँ पे सिम्टम्स, ये जो लक्षण है या ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये उनके अंदर, इनमें से बहुत सी चीजें उनके अंदर देखने को मिली होंगी। कब? जब उनके अंकल की डेथ हुई होगी। और स्वाभाविक सी चीज है, जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि ये तब अगर किसी की डेथ होती है किसी अपने की, और तब ये चीजें अगर हो रही हैं व्यक्ति के साथ, तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है इसको देखें। यहां पर बताया जा रहा है कि उनके चाचा की कुछ महीने पहले डेथ हुई है, मतलब डेथ हुए कुछ महीने बीत चुके हैं। लेकिन अचानक एक दिन जब वह अपने काम से वापस घर से लौट रही थी तो रास्ते में ही उनको पैनिक अटैक पड़ गया। और वो जाड़े का सीजन था जैसा कि अभी चल रहा है, लेकिन उस मौसम में भी उनको काफी ज्यादा पसीना आने लगा, पूरा पसीना पसीना हो गई। तो एक सिम्टम्स ये देखे तो ऊपर से मिल रहा है। दूसरा, उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि उनकी हृदय गति रुक जाएगी, ये भी सिम्टम्स ऊपर के सिम्टम्स में से मिल रहा है। तीसरा सिम्टम्स, उन्हें लगने लगा कि उनकी जो सांस है वो सांस अनियमित हो गई है, मतलब जैसा कहते हैं ना कि बहुत तेज तेज सांस आने लगना, ऐसी चीजें। इसके साथ साथ अवास्तविकता, मतलब रियलिटी से अलग होने की फीलिंग आने लगी उनको। तो इस तरीके से ये चारों सिम्टम्स, ऊपर जो सिम्टम्स दिए गए हैं उससे मिल रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगल बगल के जो लोग थे उनसे सहायता मांगी, जिससे फिर उन्हें एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर उनकी जांच हुई। अब यहां देखें, जांच में मतलब जब उनकी जांच हुई तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अनियमितता या असमानता नहीं पाई गई। बस इतना देखा गया कि जो उनकी हार्ट रेट है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, मतलब वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें उनके अंदर सामान्य देखी गई। इसके बाद अगली बार घर में जब वो खाना बना रही थी तब फिर उनको ऐसे ही अटैक पड़े, और ऐसे ही कई और दौरे भी उनको घर में रहने के दौरान ही पड़े। अब वो इतनी ज़्यादा डर गई कि उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मान लो वो कहीं बाहर जाती हैं, कैसे ऐसे प्लेस पे जाती हैं जहां वो अकेले हैं और आसपास कोई व्यक्ति ना हुआ, और उनको अटैक पड़ गया तो उनकी हेल्प कौन करेगा, उनको बचाएगा कौन। तो इसलिए फिर वो अपने घर में ही रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बाहर जाना काफ़ी हद तक बंद कर दिया। लेकिन बाद में फिर उन्होंने इसका ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट में उन्हें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, मतलब विषाद विरोधी औषधियाँ दी गई, जैसे इमिप्रेमाइन। इमिप्रमाइन की भूमिका इसमें अहम बताई गई कि मतलब ये जो मेडिसिन है ये इसमें काफ़ी यूज़फुल साबित हुई। तो इसके बाद फिर वो ठीक हो गई, उनका जो हेल्थ था वो ठीक हो गया, उनको अटैक आना भी बंद हो गया।
अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मान लीजिए कि आपको या आपके आसपास में किसी को ऐसे सिम्टम्स हो, आपको लग रहा हो कि हाँ उसे भी पैनिक अटैक आ रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप उनको लाके सीधा ये दवाई दे देंगे। आप क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ है भी तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अब इसके हम कारण के बारे में जानते हैं, विभीषिका विकृति के हेतुकी या इटियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर पैनिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से दो चीजें बताई गई हैं, कौन कौन सी, जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर और मनोवैज्ञानिक कारक या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बात करें सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो टारगेसन ने रिसर्च किया उसमें ये पाया गया कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में ये चीज़ है, मतलब कोई पर्सन है और उसके परिवार में किसी को पैनिक अटैक आते हैं, तो उस पर्सन के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और इसके लिए उन्होंने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। अब जुड़वा बच्चों में उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन, जिसे हम एकांडी जुड़वा, और फैटर्नल ट्विन चिल्ड्रन, भ्रांतीय जुड़वा बच्चे, इन दोनों पर अध्ययन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आइडेंटिकल ट्विन क्या हो गया, फैटर्नल ट्विन क्या हो गया। तो जुड़वा बच्चे दोनों होते हैं, लेकिन अगर दोनों बच्चे, जैसे अगर लड़का है तो दोनों लड़के ही हैं, जुड़वा हैं दोनों लड़के ही हुए, तब हम उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन। ध्यान दीजिएगा, जुड़वा बच्चे अगर दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं, कोई भी हो सकते हैं, लड़के या लड़कियां दोनों ही जुड़वा हैं और सेम जेंडर है उनका, जेंडर सेम होने पर हम उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन। लेकिन जुड़वा बच्चों में आपने कभी कभी देखा होगा कि जुड़वा तो हैं लेकिन एक लड़का होता है दूसरी लड़की होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें कहते हैं फैटर्नल ट्विन चिल्ड्रन। समझ गए। तो इसमें देखा गया कि जो आइडेंटिकल ट्विन चिल्ड्रन है, अगर दोनों लड़के या दोनों लड़कियां ही हैं, तो अगर एक के अंदर पैनिक अटैक देखे गए, पैनिक अटैक के सिम्टम्स देखे गए या उसको पैनिक अटैक पड़ता है, तो काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि जो दूसरा बच्चा है उसके अंदर भी पैनिक अटैक की चीजें हैं और उसको भी पैनिक अटैक आ सकता है। जबकि फैटर्नल चिल्ड्रन में ये चीजें काफी कम देखने को मिली। तो इस तरीके से जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उसमें दो चीजें निकल के आती हैं कि अगर किसी के घर में कोई पर्सन ऐसा है जिसको पैनिक अटैक है, तो उसके बच्चे में भी ये चीजें, या उसके घर में किसी और सदस्य को ये चीजें होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ एकांडी जुड़वा जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं उनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। और लास्ट में फिर चार्नी और हैनिंगर ने बताया कि कई बार क्या होता है, हमारे मस्तिष्क पे मान लो चोट लग गई या कोई सर्किट सही से काम नहीं करता है। जैसे हम बात करें तो मस्तिष्क में, हमारे नर्वस सिस्टम में एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सिंपैथेटिक, यानी मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका काम होता है कि इमरजेंसी रिएक्शंस को धीमा करना। अब जैसे जैसे आप देखते हैं कि कई बार आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं, अचानक एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है, बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं। कोई चीज मान लो अगर सामने आ जाती है, जैसे मान लो आपके आगे सांप आ गया, तो आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे, भागेंगे वहां से, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना पसीना आएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि आपकी जो ये चेंजेस आए आपकी बॉडी में उनको फिर से नॉर्मल करता है, फिर से उनको नॉर्मल स्टेज में लाने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं। लेकिन मान लो जो चीज आपको नॉर्मल कर रही है उसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जब उसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो उसका असर ही नहीं होगा। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम जैसे की तैसी रहेगी। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति के मस्तिष्क का वह सर्किट, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को धीमा करता है, लेकिन अगर वही सिस्टम काम करना बंद कर दे या कमजोर हो जाए तो इससे क्या होगा कि जो आपके अंदर हार्ट बीट आपका बढ़ गया है, सांस बढ़ गई है, आप
एकदम घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आपकी घबराहट या परेशानी कम ही नहीं होगी और फिर आगे चलकर ये बढ़ बढ़ के और ज़्यादा बढ़ के फिर वो पैनिक अटैक के रूप में बदल सकती है। पैनिक अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो समझ में आ गया बायोलॉजिकल फैक्टर। बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर की, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि बताया गया, क्लार्क ने बताया अपने अध्ययन में कि कई बार जो पर्सन होते हैं वो जब जो सिचुएशंस आती है सामने उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। कैस्ट्रोट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन मतलब अनर्थ कर भ्रांत व्याख्या। जो चीज वास्तविकता है उसको वास्तविकता से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी को हल्का सा चेस्ट में पेन हो रहा है, हल्का सा दर्द हुआ उसको, अब लेकिन वो क्या सोचने लगा, अरे नहीं ये तो हार्ट अटैक है, अब तो मुझे अटैक आ गया, आज हार्ट अटैक है, अब तो मैं बचूंगा नहीं, अरे क्या हो गया, मेरे तो अब बहुत तेज दर्द होने लगा, ये तो हार्ट अटैक है, पक्का हार्ट अटैक है, मैं क्या करूं। मतलब ये सोच सोच के वो एकदम घबराने लगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। तो जब बहुत ज्यादा वो परेशान होने लगता है, घबराने लगता है, तो उस सिचुएशन में भी पैनिक अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पर अगर वो अपनी कंडीशन को देखे, जैसा कि अभी हम ट्रीटमेंट में देखेंगे कि वो जो उसका ये मिस इंटरप्रिटेशन है उसको अगर हम सही कर दें, उसको समझाएं कि नहीं नहीं हल्का सा चेस्ट पेन है, कोई हार्ट अटैक नहीं आता है, तो क्या होगा कि फिर वहां पर उसको हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी, यहां तक कि उसको पैनिक अटैक भी नहीं आएगा। समझ गए। अब बात कर लें हम थोड़ा सा जल्दी से इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जैसे जो मेडिकल लाइन है उसके द्वारा भी, जैसे कि आपने जो अभी केस स्टडी देखा था वहां पर उनको मेडिसिन के द्वारा ही उनको ठीक कर दिया गया था। तो इसमें कुछ एंटी डिप्रेसिव या एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे अल्प्राजोलम हो गया और भी कई दवाइयां हो गई। इनको देने से क्या होता है कि व्यक्ति में जो पैनिक अटैक है वो उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है, और किसी किसी पर्सन में तो केवल इन्हीं मेडिसिन के द्वारा ही उनकी प्रॉब्लम्स को एकदम से सही होते देखा गया है। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है अगर उसको हम कम कर ले जाएं तो हम पैनिक अटैक को रोक सकते हैं। जैसे जो वास्तविकता है उसको वास्तविकता से परिचित कराएं कि अगर उसके साथ जो प्रॉब्लम है उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हैं, तो हम उसके इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं और पैनिक अटैक आने की संभावना को खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने देखा कि पैनिक अटैक क्या है, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसकी इटियोलॉजी क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। आई थिंक आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या जिनके पास हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हो वो वहाँ पर अगर जुड़े हैं तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की, और इसके साथ साथ मैनिफेस्ट एंजाइटी और लेटेंट एंजाइटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।